वीडियो में हम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में जाने। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वही होता है जिसको हम मैथमेटिकली असेस कर सकते हैं, ठीक है? जिसका कुछ भी अगर डिराइव करना है तो हम उसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई, कुछ नंबर को लेके क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? The essential features of statistical sampling are the sample items should have a known probability of selection which may not be equal. अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं। The sample results should be evaluated in accordance with probability theory. Statistical sampling is also called probability sampling. ठीक है, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक कॉइन है, ठीक है? कॉइन का दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो अगर हम कि एक ही बार एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड होगा या टेल होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग, तो कितना पॉसिबल सेट्स होता है इसका? दो, हेड और हेड एंड टेल। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबल सेट, ठीक है? अब दो जो सिचुएशन या दो जो ऑकरेंस होगा, हेड या टेल, एक ही चांस में एक ही होने का एक ही एक ही रिजल्ट्स अपीयर होगा, आइदर हेड होगा या टेल होगा। तो हेड होने का चांस है हाफ, मतलब एक चांस में हेड अपीयर होगा हाफ, 50% चांस, एंड टेल अपीयर होगा 50% चांस। तो ये हो गया हेड अपीयर होने का प्रोबेबिलिटी और टेल अपीयर होने का प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉइन। अगर यही चीज हम एक लूडो के डाइस को लेके करेंगे तो कितना नंबर होते हैं वहाँ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हर एक नंबर का अपीयर होने का चांस भी 1/6 हो गया, ठीक है? तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ अपीयरिंग, ठीक है? लेकिन कुछ कोई भी चीज को, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी होने से ही हम नहीं बोल सकते कि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जब तक उनमें से हम कुछ रिजल्ट्स इवेलुएट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स इज मेट does not mean that the application is statistical. One of these requirements mean, मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होने के लिए एक नॉन प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी नॉन है कि हेड अपीयर होने का चांस 50 है और टेल अपीयर होने का चांस 50 है। ये हो गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली डाइस अगर थ्रो करेंगे तो हर एक नंबर 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर का अपीयर होने का चांस एक ही थ्रो में 1/6 है। तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? आपको पहले से ही पता है कि चांस कितना है, एक गिरने का, दो गिरने का, ये चांस आपको मालूम है। और सेकंड कंडीशन क्या है? द सैंपल रिजल्ट शुड बी इवेलुएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये जो प्रोबेबिलिटी हमको पता चला, इनमें से हमको कोई सैंपल इवैल्यूएशन भी करना है। मतलब यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? ये दो कंडीशन एक ही साथ होना चाहिए। किसी एक कंडीशन को लेके हम नहीं बोल सकते कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। Just because one of these requirements is met does not mean that the application is statistical. For example, if a random number method is employed to select the sample, it will not lead to statistical sampling if no attempt is made to evaluate sample findings mathematically. मतलब हमको तो कुछ डिराइव करना है ना पॉपुलेशन का, वही अगर हम डिराइव नहीं कर पाए तो इसको हम स्टैटिस्टिकल नहीं कह सकते, ठीक है? Statistical sampling allows the auditors to optimize the sample size given the risk they are willing to accept. In this way, both over auditing and under auditing can be avoided. Moreover, it enables auditors to estimate projects
द रिजल्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन विथ नोन रिलायबिलिटी। जैसे कि हम एक पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि सैम्पल साइज अगर 6 नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन क्या साइज ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, ये सैम्पल साइज ऑप्टिमाइज किससे होगा, ये भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये चीज़ एक देख लीजिए, स्टैंडर्ड एरर हम पिछले वीडियो में कुछ कुछ डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। अच्छा ठीक है, इसको हम बाद, पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कितने तरफ के होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अब 2 पार्ट होता है, एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, सपोज एक प्रोबेबल in SRSWR, a unit is selected from the sampling frame lists of units in the population। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिए थे कि ये जो पॉपुलेशन डेटा है, यहाँ से हम जो सिलेक्ट करते हैं सैम्पल फ्रेम, मतलब पॉपुलेशन का डेटा ही लेके जो सिलेक्ट करता है, यही द यूनिट इज रिप्लेस्ड बैक एंड द नेक्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड। मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन में 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 नंबर ऑफ सेट्स है। अब पहला जब ड्रॉ हुआ तो नंबर 1 वहां से सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये फर्स्ट ड्रॉ में, अब कंटेनर में 2 और 3 जब रहेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट 2 और 3 के बीच ही होगा, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट इसी एक को फिर से कंटेनर में डाला जाएगा, तो सेकेंड चांस में भी एक अपीयर हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ये हो गया आपका विथ रिप्लेसमेंट, मतलब अगर एक सैंपल यूनिट या एक पॉपुलेशन यूनिट अगर सिलेक्ट हो भी गया, उसको फिर से हम नेक्स्ट ड्रॉ के टाइम में फिर से हम उसको रिप्लेस करेंगे मेन पॉपुलेशन में। और विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, एक बार एक पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन या सैंपल ऑब्जर्वेशन अगर सिलेक्ट हो गया तो उसको हम दोबारा नहीं काउंट करेंगे, तो उसको सेकेंड चांस में या नेक्स्ट किसी भी चांस में अपीयर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया आपका पॉसिबल, पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, एक पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेंबर्स 3, 7, 11, 15। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेटा 3, 7, 11, 15। Consider all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population। मतलब यही 4 साइज ऑफ पॉपुलेशन से आपको 2 साइज की एक सैंपल सेट बनाना है, और विच कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब फिर से रिप्लेस अप करेंगे। फाइंड द पॉपुलेशन मीन, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, the mean of the sampling distribution of means, the standard deviation of the sampling distribution of means. Verify 3 and 4 directly from 1 and 2 by use of suitable formula which you are to mention. Solve this problem if sampling is without replacement। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ, पॉपुलेशन एक डेटा दे रहा है 3, 7, 11, 15। नंबर बहुत ही स्मॉल साइज का है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का मीन हमको निकालने के लिए बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालने के लिए बोला है। अब जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी पॉपुलेशन इतना बड़ा, साइज इतना बड़ा होता है कि हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन के है क्या है। हमको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन, सैंपल का जो मीन है उसी को इन्फर करके बोलना पड़ता है कि वही पॉपुलेशन मीन वही होगा।
सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन लेके ही हमको डिराइव करना पड़ता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो पहला जो है दे दिया वो है पॉपुलेशन मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बाद में बोला कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स निकालो। आप वेरीफाई करो कि जो 3 और 4 का जो रिजल्ट है वही 1 और 2 में यूज कर सकते हैं, मतलब वही पॉपुलेशन वाला काम, पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिराइव करने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिराइव करते हैं, इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, but sample variance A square is not an unbiased estimator of population variance sigma square. That is, E A square is not equal to sigma square. E small a square, where a small a square is equal to small xi minus x bar whole square divided by n minus। ठीक है, अब इसका जब एक सॉल्यूशन हम दिए थे प्रॉब्लम का, वो पिछले वीडियो में था। अब एक और चीज यहाँ जान लीजिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। इफ एक्स बार रिप्रेजेंट्स द मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n and the standard deviation of populations be sigma, the standard error of sample mean is given by SE standard error sigma by root n when either the population size is infinitely large or the sample is drawn with replacement। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर का सिग्मा बाई रूट एन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एरर एन इज फाइनाइट, एन फाइनाइट हम जनरली 30, जब एन होता है अप टू 30 हम बोलते हैं एन इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, वेयर एन इज फाइनाइट बट द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई रूट ओवर स्मॉल एन, एन मीन सैंपल साइज, इंटू रूट ओवर ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन माइनस 1। ये सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिएगा और कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आप एक बार देख लीजिए कि सैंपल का पॉसिबल सैंपल्स क्या हो सकता है। हमारा जो प्रॉब्लम है, मतलब ये डेटा को लेके 3, 7, 11, 15, यहाँ से अगर 2 साइज का सैंपल ड्रॉ करना है तब कैसे कितना नंबर ऑफ सैंपल बन सकता है। 3, 3 विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब पहले 3, 3, 7, 11 एंड 15, ये हो गया हम लोगों का पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन। अब फर्स्ट ड्रॉ में 3 सिलेक्ट हुआ, हम लिख लिया 3। सेकेंड ड्रॉ में भी 3 अपीयर होने की चांस इक्वली है क्योंकि हम ये विथ रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ड्रॉ में 3 हो सकता है। ऐसा एक सैंपल सेट बन सकता है 2, वेयर n इज इक्वल टू 2, तो 2 ही सेट का बनेगा। 3, 7, 3, 11, 3, 15, सिमिलरली 7, 3, इतना नंबर ऑफ पॉसिबल सेट ऑफ सैंपल आएगा अगर ये विथ रिप्लेसमेंट होगा। 16 नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज, सैंपल सेट। ओके, अब इसका टोटल करते हैं क्योंकि हमको सैंपल मीन निकालना है। तो 3 + 3 6 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, तो 6/2 3 इज इक्वल टू हम लोगों का सैंपल मीन। सिमिलरली 3, 7 अगर सैंपल सेट होगा तो उसका मीन होगा 5। अब इसको अगर एक टेबल फॉर्मेट में हम सजाएंगे तो सैंपल मीन का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, 1, पहला जो है 3 उसका हो गया 1/16, क्योंकि 16 नंबर ऑफ सैंपल मीन होगा, उनमें से 3 अपीयर होने का चांस देख लीजिए आप एक बार। 3 एक ही बार अपीयर हो रहा है सैंपल मीन में। ठीक है, तो इसका चांस हो गया 1/16। अब इनमें तो हम यहाँ भी लिख लिया
1/16, 1/16, ठीक है। अब 5 अपीयर होने की कितना चांस है? एक हो गया 3 और 7, ये अगर सैंपल सेट होगा तो इसका मीन हो गया 5, ठीक है। और 5 कहीं होगा? हाँ होगा। तो पूरा 16 पॉसिबल सैंपल सेट जो बनेगा उसमें 5 अपीयर होगा 2 बार, ठीक है, सैंपल मीन, ठीक है। तो 1/16, 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2/16, यानी कि 1/8। तो हम यहाँ लिख दिया 1/8। अब सैंपल मीन 7, ये 7 होने का कितना चांस है एक बार देख लेते हैं। एक बार 7, जब 3 11 अपीयर होगा, 11 3 इसमें भी होगा, और 7 7 इसमें भी सैंपल मीन 7 होने की चांस है। तो 3/16, ठीक है, 3/16 ऐसे करके हम अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विथ रिप्लेसमेंट को सजाएंगे तो सैंपल मीन ये पॉसिबल नंबर होगा और उसका प्रोबेबिलिटी इतना होगा, जो कि बोला गया ना कि नो शुड हैव अ नोन प्रोबेबिलिटी बट इट मे नॉट बी इक्वल। तो यहाँ भी देखिए प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी है, मतलब सैंपल मीन 3 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/16 है। सैंपल मीन 5 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ऐसे करके हम लोगों को नॉन प्रोबेबिलिटी आया लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स होगा तो कैसे होगा? 3 इंटू 1/6, मतलब सैंपल मीन इंटू मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी, 3 इंटू 1/16 प्लस 5 इंटू 1/8। ऐसे करके हम अगर मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स निकालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 9, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, इसका फॉर्मूला यही है, वेर एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स बार स्क्वायर माइनस ई एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसको भी अगर हम फॉर्मूला में सजाएंगे तो 1/16 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार, 1/8 इंटू एक्स बार स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ऐसे करके करके लास्ट में माइनस ई एक्स बार होल स्क्वायर। तो ई एक्स बार 9 था तो माइनस 9 स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट होगा 10, 91 माइनस 81 10। Therefore, standard deviation of the sampling distribution of means S d x bar is equal to sigma by root over of small n root over 20 minus root over 2 is equal to root over 10। ऐसे हो गया आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 सेम है पर प्रॉब्लम बस डिफरेंस यही है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट होने का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन हम एक बार पहले ड्रॉ कर लिया उसको हम सेकेंड टाइम फिर से नहीं लेंगे, और वो पॉसिबल जैसे कि 3 7 एक बार हो गया तो 7 3 को अब हम और नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में वो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कंप्लीटली उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक बार 3 7 हो गया तो 7 3 सेट नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो तो सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो देखिए डिफरेंस क्या क्या होगा यहाँ, विथ रिप्लेसमेंट के साथ 3 3 नहीं होगा, 7 3 एक बार 3 7 हो गया तो 7 3 बिल्कुल नहीं होगा, सिमिलरली 7 7 नहीं होगा, और 11 3 11 7 ये सब फिर से नहीं होगा और सिंपल सेट बन जाएगा। पॉसिबल सेट होगा सैंपल का 6, 3 7 3 11 3 15 7 11 7 15 11 15, ठीक है। अब इसका भी सैंपल मीन को हम ऐसे टेबल वाइज टेबुलर फॉर्म में अगर सजाएंगे तो देखिए 5 सैंपल मीन
एक सैंपल में 5 वैल्यू लेगा, इसका चांस हो गया 1/6 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट ऑफ सैंपल मीन इज 6, सो 1/6। 7 भी 1/6। अब 9 अपीयर हो रहा है 2 बार, सो 1/6 1/6 इज इक्वल टू 1/3। 11 एक बार 1/6, 13 1/6। तो हम प्रोबेबिलिटी को अगर टेबल को ऐसे सजाएंगे तो देखिए 9 इज इक्वल टू 1/3, बाकी सब 1/6। अब एक चांस एक कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉसिबल जितना भी प्रोबेबिलिटी है उसका समेशन इक्वल्स टू 1 ही होगा, 100% के अंदर ही होगा। ठीक है, इसका समेशन ऑलवेज 1 होगा। यहाँ भी देख लीजिए, समेशन ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, अब इसका भी सिमिलरली हम वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स अगर निकालेंगे तो वही हो गया कि एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √20/√3। ठीक है, ये यहाँ से ही रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, जैसे कि हम फॉर्मूला बोले थे। और ये पॉपुलेशन भी बहुत ही छोटा है, इसी ये भी एक कारण है। एन इज लेस देन, कैपिटल एन इज लेस देन 30, इसीलिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, बस यही हो गया आपका स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। It permits application of objective methods of minimizing error under the resource constraints. It allows to draw valid conclusions about the population. It helps the auditor to design an efficient sampling plan. It helps the auditor to measure the sufficiency of evidence obtained. It helps the auditor to quantify sampling risk. ठीक है, needs sampling frame, that is the list of units in the population यूनिट को आपको पहले से मालूम होना चाहिए। जैसे कि स्टैटिस्टिकल जो इन्फरेंस हम ड्रॉ करेंगे, बाद में देखेंगे उसको, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको यूनिट्स के बारे, पॉपुलेशन की यूनिट्स के बारे में आपको जानना ही है, तभी आप सैम्पलिंग फ्रेम बना सकते हैं। जैसे कि हम बोले, ऐसे सैम्पलिंग फ्रेम बना तभी सकते हैं जब आपको पॉपुलेशन का यूनिट मालूम होगा। Compared to non-probability sampling, it is difficult to apply. Cost of designing and conducting the sample survey is high. Cost of training is also high. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का एक छोटा सा जैसा कि टेक्निक। ठीक है, ये अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, in SRSWR, a unit is selected from the sampling frame. The unit is replaced back. जैसे कि हम बोले कि 1 2 3 में 1 को अगर पहले सिलेक्ट हो गया तो उसको फिर से नेक्स्ट ड्रॉ के पहले फिर से उसको रिप्लेस बैक करना है, एंड द नेक्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल अ सैंपल ऑफ डिजायर्ड साइज इज सिलेक्टेड। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में 1 1 एक पॉसिबल सेट हो सकता है, 1 2 एक पॉसिबल सेट हो सकता है, 2 2 एक पॉसिबल सेट हो सकता है। ऐसे करके जब तक ये डिजायर्ड साइज सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सैंपल रिपीट होते ही जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट इज पॉसिबल फॉर अ यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल मोर देन वंस, जैसे कि ये। ठीक है, और एक होगा मोर देन वंस 3 3। बार बार एक ही यूनिट अपीयर होने का चांस यहाँ होता है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, इन प्रैक्टिस SRSWR is not attractive. Same units can be selected more than once, which may not add any value additional information to audit. But in mathematical terms, it is simpler to relate the sample to population by SRSWR.
Simple random sampling without replacement. In simple random sampling without replacement, a unit is selected for inclusion in the sample. It is removed from the sampling frame and the next unit is selected. जैसे कि यहाँ एक बार वन सिलेक्ट हो गया तो उसको फिर से मेन पॉपुलेशन में रिप्लेस बैक नहीं किया जाएगा। अब बाकी का सेकेंड रो 2 और 3 में के बीच ही होगा। अब अगर सेकेंड ड्रॉ में 2 अपीयर होगा तो लास्ट में 3 ही अपीयर होगा, ठीक है? जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में दिखाया। 3 7 एक बार अपीयर हो गया तो 7 3 अपीयर होने का चांस हम नहीं लेंगे। 3 3 ये इसको भी हटा देंगे, ठीक है? फिर से ये सेट रिपीट नहीं होगा। Thus, in this type of sampling, a unit cannot be selected again. If a sample is selected with the help of a random number table, a random number selected more than once is ignored in SRS WOR. जैसे कि ये जो टर्म है इसको हम इग्नोर किया है विदाउट रिप्लेसमेंट में। ट्रू एडवांटेज इसका क्या है? एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड सो रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड, वेरिएंस एस्टिमेशन इज स्मॉलर, variance estimation is smaller, efficiency is higher than SRS WR with the same sample size. We select a sleep of 10 sleeps and replace this sleep before selecting the next sleep. Then it is sampling with replacement. If we do not replace the sleep before selecting the second sleep, it is sampling without replacement. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको, तो हम पूरा एग्जाम्पल देके ही बोल दिया। अगर इसको ही समझना है तो 1 2 3 करके स्लीप आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं? इफ वी सिलेक्ट अ स्लीप फ्रॉम 10 स्लीप्स, सपोज हम 3 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? बिफोर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट स्लीप, देन इट इज सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है? नेक्स्ट स्लीप को सैम्पल सिलेक्ट करने के पहले 3, सपोज हम फर्स्ट सिलेक्शन में 3 को सिलेक्ट किए थे, अब 3 को फिर से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर 3 एक बार हो सिलेक्ट हो जाने के बाद हम उसको फिर से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो वो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? One of the greatest advantages of simple random sampling method is that it needs only a minimum knowledge of the study group or population in advance. Population के बारे में आपको पहले से पता है तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? It is free from errors in classification or stratification. It is totally free from bias and prejudice क्योंकि ये each probability को लेके ही काम कर रहा है। The method is simple to use. It is very easy to assess the sampling error in this method. अब इसका disadvantage क्या है? As compared to stratified sampling, it gives less efficient results for the same sample size. The study of sample becomes time consuming if the units or items are widely dispersed. It cannot be employed if the units of the population are heterogeneous in nature. तभी हम क्लस्टर वाला सैंपल लेते हैं। This method does not use available in knowledge about the population. It needs complete list of units in the population. It does not always produce a representative sample. तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग एस्टिमेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का।